हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। यहाँ पे अभी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल जो भी पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कस्टमर्स। नाउ कस्टमर जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस का सेंटर पॉइंट होता है। बिजनेस की सारी एक्टिविटी जो होती है वो कस्टमर्स के अराउंड रिवॉल्व होती रहती है, कस्टमर के अराउंड जो होती है घूमती रहती है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होता है वो हर एक बिजनेस का एक मोटो होता है या ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। अभी कस्टमर कब सेटिस्फाइड होते हैं, तो जब फर्म कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, मतलब उनको अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में ऑफर करते हैं। तो उससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। नाउ कस्टमर्स के जो लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस चॉइस जो होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। और जिस हिसाब से कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक प्रेफरेंसेस और चॉइस चेंज हो गया, उसका बिजनेस के ऊपर क्या होता है, ग्रेट इंपैक्ट होते रहता है। सो मार्केटर को हमेशा मार्केट रिसर्च करते रहना चाहिए। मार्केट रिसर्च से उनको पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उनके लाइक्स है, क्या उनके प्रेफरेंसेस है। तो उसके हिसाब से मार्केटर क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट बना के उनको ऑफर कर सकते हैं। ओके। जैसे कि मैगी अगर बना होगा तो कहीं ना कहीं पे मार्केटर ने रिसर्च किया होगा और उनको पता चला होगा कि भाई कस्टमर को ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो 2 मिनट में रेडी हो। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया और कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फाइंड आउट किया। उनको क्या अच्छा लगता है वो फाइंड आउट किया और उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट डिजाइन किया। इवन कंप्यूटर लैपटॉप या जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो सब के लिए क्या किया होगा, किसी ना किसी मार्केटर ने रिसर्च किया होगा और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश की होगी, वो प्रोडक्ट ऑफर करके उनको। तो यहाँ पे कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स का भी क्या होता है, बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा परिणाम होता है। जिस हिसाब से कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होते हैं उस हिसाब से बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा या कस्टमर के जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल करने के लिए उस हिसाब से अपने बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो कस्टमर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है कंपटीशन। नाउ कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मतलब जो हमारे जैसे ही बिजनेस करते हैं उनको कॉम्पिटिटर्स बोला जाता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन बेचते हो, तो दूसरे जो भी मोबाइल फोन बेचने वाले बिजनेसेस है वो आपके क्या हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए। तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनका भी बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि उन्होंने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, या उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी उन्होंने शुरू किया, जैसे कि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया, या डिस्काउंट्स वगैरह देना शुरू कर दिया कस्टमर्स को, या कोई ऑफर वगैरह कस्टमर्स को वो लोग दे रहे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को कस्टमर तक बेचते हैं, या शोरूम्स के थ्रू या सेल्समैन के थ्रू वो लोग कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, वॉच रखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अगर कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आपको भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उन्होंने अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया तो हमको भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। उन्होंने ज्यादा एडवर्टीजमेंट शुरू किया तो हम लोग को भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने अगर सपोज डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दिया सेल्समैन के थ्रू, तो हमको भी वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो हमेशा बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर वॉच रखना पड़ता है। बिकॉज उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की तो हम लोग को भी उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी अगर इफेक्टिव हुई तो हमारे सारे कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे और हम लोग को बिजनेस के अंदर लॉस होगा। तो कॉम्पिटिटर्स का भी क्या होता है, हमारे बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कोलगेट ने अगर कुछ चेंज किया तो पेप्सोडेंट भी उस हिसाब से चेंजेस करता है। मैकडोनल्ड ने कुछ चेंजेस किया तो केएफसी के में भी चेंजेस हम लोग को दिखाई देते हैं। ओके। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। चैनल ऑफ इंटरमीडियरी। नाउ चैनल ऑफ इंटरमीडियरी जो होते हैं एक मीडियम होते हैं, एक जरिया होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। सो मैन्युफैक्चरर या जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल सकते हैं और कंज्यूमर, ये दोनों को जोड़ने का जो काम होता है वो चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज करते हैं। ये चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, बेसिकली एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब होते हैं। तो मार्केटर ने अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकदम केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा पाए।
उसकी के साथ-साथ यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये जो चैनल ऑफ इंटरमीडिएरीज़ है, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ कमीशन भी पे करना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए। बिकॉज़ जब तक इनको हम लोग अच्छा कमीशन पे नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रमोट नहीं करेंगे। जो भी उनको अच्छा कमीशन पे करता है, वो क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट को कस्टमर को सजेस्ट करते हैं या कस्टमर की तरफ उसको पुश करते हैं। तो ये लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चरर खुद अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुँच पाता है। तो उस केस में क्या होता है, उसको इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेनी पड़ती है, और इंटरमीडिएरी को जितना आप ज़्यादा कमीशन पे करोगे, उतना क्या करते हैं वो लोग, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करते हैं और आपका सेल बढ़ने में हेल्प होता है। तो ये इंटरमीडिएरी भी क्या करते हैं, आपके बिज़नेस को अफ़ेक्ट करते हैं। उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। राइट चैनल या राइट इंटरमीडिएरी को सिलेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और उनको कमीशन टाइम टू टाइम पे करना ज़रूरी रहता है। सप्लायर्स मतलब कौन होते हैं, जो आप लोगों को बिजनेस के लिए जो भी इनपुट्स लगते हैं वो सब सप्लाई करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी कंपोनेंट मतलब पार्ट चाहिए, कोई भी मशीन वगैरह चाहिए, तो ये सब चीजें आप लोगों को ये सप्लायर्स सप्लाई करते रहते हैं। ये लोग का प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें लगती है वो ये सप्लायर जो होते हैं वो हम लोग को सप्लाई करते हैं। ये भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मतलब बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, इनके जो भी ड्यूज होते हैं वो टाइम पे क्लियर करने चाहिए। ड्यूज मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग जब रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या मशीन वगैरह परचेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। तो हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस किया 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे, 30 डेज खत्म होने के बाद में हम लोग को उनका पेमेंट जो है टाइम पे करना चाहिए। अगर हम लोग ने उनका पेमेंट टाइम पे नहीं पे किया, तो क्या हो सकता है, उनके साथ हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो हमको सप्लाई करेंगे नहीं। तो इस तरीके से सप्लायर्स भी जो है, उनका भी क्या होता है, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उनके साथ जितना हम लोग अच्छा रिलेशन रखेंगे, उनको जितने हम लोग ड्यूज वगैरह क्लियर करेंगे, उतना वो लोग क्या करेंगे, हमारे साथ अच्छे से रिलेशन रखेंगे, और हम लोग को टाइम पे अच्छे क्वालिटी का इनपुट या रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहेंगे। और एक और चीज वो लोग कर सकते हैं कि हम लोग को वो अच्छा क्रेडिट टर्म भी दे सकते हैं। मतलब कभी अगर सपोज हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, हम लोग को और क्रेडिट पीरियड बढ़ा के देंगे। जैसे पहले 30 दिन देते थे, अभी वो लोग बोलेंगे चलेगा, हम लोग को अब 45 डेज के बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। तो इनके साथ अच्छा रिलेशन रखना जरूरी है, ताकि ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल टाइम पे सप्लाई करेंगे, प्लस आपको अच्छा क्रेडिट पीरियड भी ऑफर करेंगे। ये सब था मेरा जो माइक्रो फैक्टर्स है उसके बारे में, उसके ये यूआरएल्स है। दूसरा भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर है पहला डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आता है। जैसे कि एज, आपके पॉपुलेशन की एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कितना पॉपुलेशन है, उसका डेंसिटी कितना है, ये सब फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इनका भी हमारे बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हमेशा मार्केटिंग मैनेजर ने क्या करना चाहिए, ये सब फैक्टर्स को एनालिसिस करना चाहिए, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग किंडर जॉय का देखते हैं, तो किंडर जॉय ने क्या किया, जेंडर के बेसिस पे ब्लू कलर का और पिंक कलर का ऐसे दो किंडर जॉयज बनाए हुए हैं, ताकि वो लोग गर्ल्स को भी टारगेट कर पाए, बॉयज को भी टारगेट कर पाए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं कि टाइड और रीन, एरियल, ये सब जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, इनकम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कि टाइड जो है वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए, और जो एरियल वगैरह जो होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, तो वो अपर इनकम ग्रुप के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो डेवलप किया है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। फैमिली साइज, जैसे कि सपोज हम लोग जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पे लार्ज फैमिली वाले बहुत जने, मतलब जॉइंट फैमिली वाले बहुत जने, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं या फैमिली पैक्स होते हैं उसको बेचेंगे। जैसे आइसक्रीम हो गया या आटा वगैरह हो गया, तो इसके बड़े बड़े पैकेट्स हम लोग बेचेंगे, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर अगर सपोज ऐसे किसी एरिया में हम लोग बिजनेस करते हैं जहाँ पे स्मॉल फैमिलीज है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट जैसे 1-1 किलो के, हाफ के जी के वगैरह हम लोग पैकेट्स वहां पे बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का जो ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, जिस मार्केट में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो मार्केट के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है,
उनका एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ये सब कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। इसके हिसाब से हम लोग हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जेंडर के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनकम के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैमिली साइज के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं, और ये सारे फैक्टर जो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो हमेशा मार्केटर ने ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा परिणाम होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है आपके यहाँ पे। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब ये सारे फैक्टर, आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन्फ्लेशन, स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके इकोनॉमिक कंडीशन में आती है। और ये सब का भी क्या होता है, आपके बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। इनके हिसाब से आप क्या करते हो, अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हो। ओके। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी है, तो मॉनिटरी पॉलिसी सपोज आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड की है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम होगा, बिकॉज अभी हम लोग को लोन जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके। उसी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है वो देखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम जो है वो कम होगी। तो वहां पे हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचना पड़ेगा जो उन लोगों को परवड़ने जैसा हो। तो हम लोग को प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। फिर बाद में ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पे हमारे नेशन की इकोनॉमी के ऊपर भी परिणाम होता है। देन एक्सचेंज रेट, डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है, पाउंड का एक्सचेंज रेट कितना है, ये भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वॉच रखना पड़ेगा। तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन को बिजनेसमैन को हमेशा एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज इनका क्या होता है, बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब जो भी रूल्स बनाए जाते हैं। तो टैक्सेशन की पॉलिसी हो सकती है, गवर्नमेंट का बजट हो सकता है, मनी सप्लाई हो सकता है, इंटरेस्ट रेट होता है, इनका कहीं ना कहीं पे बिजनेस के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर सपोज हमारे होम इंडस्ट्री को सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इंपोर्ट को अगर रोकना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। ये सुनो, तो टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, तो इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। फिर बाद में इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना है, तो ये सब चीजें भी क्या करती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट का बजट, कौन से सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा अलोकेट किया है, या कितना मनी सर्कुलेशन हो रहा है, मनी सप्लाई हो रहा है, ये सब चीजों का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा उतना ज्यादा बिजनेस को फाइनेंस मिलेगा, और उतना ज्यादा बिजनेस जो अपने एक्सपांशन ग्रोथ एक्टिविटीज कर सकता है। ओके। गवर्नमेंट बजट के अंदर आपके सेक्टर के लिए कितना पैसा अलोकेट किया जा रहा है, अगेन वो चीज है। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, और ये सब चीजों के आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब किस टाइप का सिस्टम आपके यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तीन सिस्टम होते हैं बेसिकली, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो भी आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी है, सारी चीजें जो है वो किसी इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के होते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी के होते हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। सो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई भी प्रॉपर्टी एक प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट कंपनी को बिलोंग करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, स्टेट ओन्ड होता है, इंडिविजुअल का ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और जहां पे कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट की होती है, कुछ चीजें जो होती है प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स के होते हैं, तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। हमारे इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें जो होती है वो हमारी प्राइवेट होती है, पर्सनल होती है, और कुछ चीजें गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। जैसे कि आपका घर, वो आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर जो रोड होता है वो रोड क्या होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि कौन से कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, जहाँ पे सब कुछ जो है वो प्राइवेटली ओन्ड रहता है। कौन से कंट्रीज के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होता है। और कौन से कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, जहाँ पे चीजें जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट की दोनों की ओनरशिप की होती है।
ओके, तो ये सब चीजों का भी क्या होता है, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग अलग चीजें आती है। आपके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, लोकेशन किस तरीके का है, आपका पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह है कि नहीं, ये सब चीजें भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके पास कितने ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से क्या होगा, आप लोग आपकी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करोगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोल, पेट्रोल या ये नेचुरल गैस या ये सारे जो मेटल्स है इनका शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली हम लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करते समय ये सब इनका शॉर्टेज को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारे बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। उसी के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कितना है, ओके, या क्या सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि सीजन चेंज होता है तो उसके हिसाब से कुछ लोग जो अपना प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। कुछ चीजें जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में बेचते हैं, फिर वो सीजन चेंज होने के बाद में वो अपना प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेप्सी, कोको कोला, ये सब जो होता है वो लोग अपना प्रमोशन जो है वो समर सीजन में ज्यादा करते हैं। देन कोल्ड क्रीम्स वगैरह होते हैं, वो लोग अपना प्रमोशन जो ज्यादातर क्या करते हैं, विंटर सीजन में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस जो है अफेक्ट हो रहा है। देन आपके यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है क्या, पोर्ट मतलब क्या, जहाँ पे शिप रुकता है, तो जितना आपके यहाँ पे पोर्ट अवेलेबिलिटी रहेगी उतना आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा। तो अगेन क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। देन किस तरीके का आपका लोकेशन है, आपके यहाँ पे प्लेन लोकेशन है या माउंटेन लोकेशन है। प्लेन लोकेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अच्छा होता है। बट माउंटेन एरिया जो होते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्थ में वगैरह देखते हैं, ओके, कश्मीर में वगैरह, ये सब जगह पे क्या होता है, सारे पहाड़ी एरियाज है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज का ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। ओके, वहां पे एग्रीकल्चर का ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है, तो लोकेशन के ऊपर भी क्या होता है, आपका बिजनेस जो होता है वो डिपेंड होता है। सो ये सारे रिसोर्सेज, क्लाइमेटिक कंडीशन, पोर्ट फैसिलिटी, लोकेशन, ये सब आपके बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, इसमें दो वर्ड्स है, एक तो है सोसाइटी। नाउ इसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी के जो भी लोग होते हैं, उनके बिलीव्स क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, उनके वैल्यूज मतलब मूल्य क्या है, एटीट्यूड किस तरीके का है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीजें जो होते हैं वो सोसाइटी शेप करती है। मतलब जिस तरीके के सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस तरीके के हमारे नॉर्म्स, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड और प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। सेम तरीके से कल्चर मतलब क्या होता है कि हमारे वैल्यूज, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फूड, लाइफस्टाइल, फेस्टिवल, ये सब हमारे कल्चर में आता है। उसी के साथ साथ आर्ट, लॉ, मोरल्स, देन कस्टम, ट्रेडिशन, हैबिट, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा महाराष्ट्रन कल्चर है, मीन्स हमारे महाराष्ट्रन कल्चर है, मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप का डांस, अलग टाइप का ड्रामा, म्यूजिक, फूड, लाइफस्टाइल अलग है। फिर कुछ लोग बोलते हैं हमारा हरियाणवी कल्चर है, तो ऑब्वियसली उनके वैल्यूज, डांस, ड्रामा वगैरह सब अलग अलग होता है। पंजाबी कल्चर उनका अलग होता है। तो कल्चर जो है वो आपके सोसाइटी के क्या है, एक पर्सनालिटी है कि आप लोग किस तरीके से ये सब एक्टिविटीज करते हो। और ये सोसाइटी और ये जो कल्चर है इसका भी क्या होता है, बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा परिणाम होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा है, ओके, तो वहां पे हिंदू फेस्टिवल्स वगैरह जब होते हैं तो ऑब्वियसली वो फेस्टिवल गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ओके, उनके फेस्टिवल के सिस्टम के हिसाब से क्या किया जाता है, वहां पे गुड्स को बना के बेचा जाता है। हम्म, तो कल्चर का भी क्या हो रहा है, बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि बेस्ट एग्जांपल हम लोग इसका मैकडोनल्ड का ले सकते हैं कि मैकडोनल्ड का जो एक्चुअल ये यूएस कंपनी है, तो उनका जो एक्चुअल बर्गर है वो किस चीज का होता है, हैम्स बर्गर का होता है, हैम्स का होता है, गाय के मांस का होता है। बट इंडियन कल्चर को वो सुटेबल नहीं था, बिकॉज इंडिया में हम लोग गाय को क्या करते हैं, भगवान मानते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो बर्गर है उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस किया और उसके हिसाब से उन्होंने वो बर्गर जो है उसके अंदर पटेटो टिक्की को इंसर्ट करके वो हमारे यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। ओके, तो क्या हो गया कि उन्होंने अपना बिजनेस जो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इंडियन कल्चर के हिसाब से उन्होंने वो प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, फिर बाद में हमारे यहाँ पे दिवाली वगैरह होती है, तो दिवाली में हमारे यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह लगाते हैं। तो कुछ सालों पहले हम लोग देखते थे कि दिवाली में हमारे यहाँ पे चाइना के गुड्स बहुत ज्यादा आते थे, स्पेशली लाइटिंग्स वगैरह जो होती है वो बहुत ज्यादा आती थी। ओके,
तो इस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी जो होती है वो बिज़नेस के ऊपर क्या उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। जिस तरीके का कल्चर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में होता है, उस तरीके से वहाँ पे बिज़नेस किया जाता है। हुँ, तो इंडियन कल्चर अलग है, तो यहाँ पे अलग तरीके से बिज़नेस एक्टिविटी की जाएगी। दूसरे कंट्री का कल्चर अलग है, तो वहाँ पे अलग तरीके से बिज़नेस एक्टिविटी की जाती है। तो ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नाउ टेक्नोलॉजी अगेन बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस का फंक्शनिंग जो होता है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक तरीके से डिपेंड होता है। बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ओके, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या करना चाहिए अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है कि जितनी अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करोगे उतना क्या होगा, आपका प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगा, आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना के बेच पाओगे जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे घर में जब फ्रिज खराब होता है तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है, या गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो ज्यादा पेट्रोल खाती है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उससे हमारा वेस्टेज बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी और कस्टमर फिर हमारे ऐसे प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे नहीं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, उनके क्या एक्शंस है, उसके ऊपर भी बिजनेसमैन ने ध्यान रखना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पे रूल कर रही है, उनके डिसीजन जो है, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे आई थी 1991 में। पीवी सिन्हा जी जो है कांग्रेस से बिलोंग करते, उनके टाइम पे आई थी, तभी वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाया जिसका बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा परिणाम हुआ। मतलब लिबरलाइजेशन हुआ, काफी सारे बिजनेसेस जो है वो सेटअप होना शुरू हो गया, बिकॉज बहुत सारी चीजों से बिजनेस को क्या हो गया, लिबर्टी मिल गई थी। ओके, तो नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ने लग चुके हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो भी भाजपा है, सरकार है, तो उन्होंने भी क्या किया हुआ है, बहुत सारी नई नई चीजें लाई हुई है। जैसे कि मेक इन इंडिया वगैरह हो गया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह हो गया। अलग अलग जगह से वो लोग एफडीआई ला रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। तो इस हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर रूल कर रही है, उनके क्या क्या एक्शन है, उनके डिसीजंस वगैरह जो होते हैं, इसके बारे में बिजनेसमैन को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज उनके एक्शंस का, उनके डिसीजंस का हमारे बिजनेस के ऊपर भी परिणाम होता है। जैसे कि अभी हम लोग को एफडीआई काफी ज्यादा इजी हो चुका है, बिकॉज उसके लिए प्रोविजन ये सरकार ने करके रखा हुआ है। ओके, जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, तभी क्या हो चुका था, बहुत सारे बिजनेस के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिए थे। जब पीवी सिन्हा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिबरलाइज कर दिए थे, जिसकी वजह से बिजनेस सेटअप करना एकदम इजी हो चुका था। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड द लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर हमारे कंट्री के अलग अलग लॉज वगैरह जो होते हैं वो कवर होते हैं। और ये लॉज में जिस हिसाब से चेंजेस होते हैं, अगेन उसका भी बिजनेस के ऊपर परिणाम हो सकता है। कुछ लॉज जो होते हैं उसमें चेंजेस होने की वजह से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ लॉज में चेंजेस होने की वजह से बिजनेस के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ लॉज है जिसके बारे में बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कफोर्स सेफ्टी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट। इसके साथ साथ ही बिजनेसमैन को पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में, जो पहले 1956 था। अभी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो चुकी है। बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ पार्ट जो होता है उन लोगों को सीएसआर के लिए कंपलसरी देना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर चेंज हो गए। अगर ये बिजनेसमैन को पता नहीं होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा जो ये है बिजनेस है उससे अफेक्ट होगा। मतलब कैसे कि अगर आपने वो एक्ट के जो भी क्लॉजेज है उसको फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को पेनल्टी लग सकती है वहां पे। सो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत ये क्लॉजेस के बारे में बिजनेसमैन को पता होना जरूरी है कि वो एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि वो एक्ट के हिसाब से बिजनेस जो है अपने एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकता है और फिर उन लोगों को ये पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह ये सब चीजें लगेंगी नहीं।
ओके। फिर बाद में आप लोग देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज को पीएफ पे करना कंपलसरी होता है, उनके सैलरी में से कुछ ईएसआईसी वगैरह जो होता है, जैसे इंश्योरेंस होता है वो एक तरीके का, जिनको भी 15,000 से कम सैलरी मिलती है उनके लिए तो वो ईएसआईसी जो होता है वो डिडक्ट करना पड़ता है, वो पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बिजनेसमैन को पता होना जरूरी है। अगर इन रूल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया तो जैसे मैंने आपको बताया उनको पेनल्टी पे करनी लग सकती है। तो ये सारा जो था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का शायद तक कंट्रोल नहीं हो सकता है और ये पूरी तरीके से अनसर्टन होते हैं। इनमें कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो उसका क्या होता है, बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, बिजनेस को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, रिस्क हो सकता है। तो बिजनेसमैन ने टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ये सारे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को टाइम टू टाइम एनालिसिस करना चाहिए, जिससे बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पता चल सकता है। ओके। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस कम कर दिए तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस के लिए क्या होती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेम तरीके से कुछ थ्रेड्स भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई, जैसे कि डिमोनिटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई जिसका बिजनेस के ऊपर परिणाम हुआ। फिर बाद में हम लोग ने देखा कि कंपनी एक्ट 2013 में काफी सारे चेंजेस आ गए तो उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम हो सका। तो ये जो फैक्टर्स है ये बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ला रहे हैं, कुछ थ्रेड्स भी ला रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को हम लोग को ग्रैब करना चाहिए और थ्रेड्स को हमको मिनिमाइज करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालिसिस करने आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।